धोबन अपने पति बंटी के साथ धोबी घाट पर काम किया करती थी। टुनटुनी और बंटी की जिंदगी में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। उनके पास जितना अनाज होता था वो उसमें गुजारा कर लेते थे। एक दिन बंटी अपनी पत्नी टुनटुनी को कहता है, टुनटुनी, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मुझे ऐसा लगता है मेरे सारे दुख और दर्द कहीं चले गए हैं। हाँ जी, ये तो आपका बड़प्पन है। मैं तो आपसे शादी करके बहुत सुखी हूँ। बस मेरी जिंदगी में एक ही कमी लगती है, काश वो भी हो जाए। इतना ही कहकर टुनटुनी चुप हो जाती है। टुनटुनी, मुझे पता है तुम किस बारे में बात कर रही हो, लेकिन नसीब के आगे किसका चला है। भगवान जो चाहता है वही होता है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर क्यों भगवान ने मुझे बांझ बना दिया? क्यों मेरे पास कोई भी संतान नहीं है? मैं हमेशा से ही दूसरे के बच्चों को खिलाकर अपना दिल बहला लेती हूँ, लेकिन मेरा भी मन करता है मेरी खुद की संतान हो जो मुझे माँ कहकर बुलाए। टुनटुनी, तुम परेशान क्यों होती हो? कोई नहीं, भगवान ने चाहा तो हमारे पास भी संतान होगी। चलो अब अपना काम करते हैं। कुछ कपड़े धुलने के लिए पड़े हैं, उन कपड़ों को धो लेते हैं। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। चलिए, काम तो करना ही है। टुनटुनी जाकर कपड़ों का गट्ठा खोलती है और उसे देखकर रोने लगती है। क्या हुआ टुनटुनी, तुम रो क्यों रही हो? अजी इधर आइए, ये देखो कितने सुंदर सुंदर बच्चों के कपड़े हैं। वो बच्चा कितना सुंदर होगा जो इनको पहनता होगा। मेरे घर में भी अगर कोई बच्चा होता तो मैं भी उसको ऐसे ही सुंदर सुंदर कपड़े पहनाती। उन कपड़ों को देख टुनटुनी की आँख के आंसू मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। टुनटुनी, तुम अपना दिल छोटा मत करो। भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अब जो उसने सोचा है वही होगा। चलो कपड़े धोते हैं। फिर वो दोनों कपड़े धोकर सुखा देते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। फिर अगली सुबह दोनों घाट पर जाते हैं, जहाँ उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आती है। बंटी, ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है उधर जो कपड़े पड़े हैं उनमें से आ रही है। चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। टुनटुनी बंटी वहाँ पर जाते हैं। फिर जहाँ से उन्हें बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी वहाँ कपड़ों का एक गट्ठा रखा था। फिर टुनटुनी थोड़े कपड़े हटाकर देखती है। अजी ये देखिए, इन कपड़ों में तो कोई बच्चा लिपटा हुआ पड़ा है। टुनटुनी बच्चे को देखती है। वो एक बहुत ही प्यारी चिड़िया थी। अजी ये कितनी सुंदर चिड़िया है। कौन इतनी प्यारी चिड़िया को यहाँ पर छोड़ गया है? पता नहीं कैसे कैसे पक्षी है। कोई बच्चे को तरसता है तो कोई बच्चे को छोड़कर चला जाता है। खैर जो भी हो, अब से ये बच्ची हमारी है। हो सकता है भगवान ने तुम्हारी सुन ली हो और ये बच्चा तुम्हें दे दिया हो। फिर बंटी जैसे ही बच्चे के नीचे पड़े कपड़ों को उठाता है तो वो देखता है उसके नीचे बहुत सारे पैसे पड़े थे। अजी ये इतने सारे पैसे इस बच्ची के साथ कौन छोड़ गया? शायद जिसने इस बच्ची को छोड़ा है उसने ही इसकी परवरिश के लिए पैसे छोड़े हैं। पर कोई ऐसा क्यों करेगा? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ऐसा क्यों करेगा। लेकिन कोई ऐसा करके गया है। चलो ये पैसे इस बच्ची के लिए ही है तो बच्ची के काम ही आने चाहिए। टुनटुनी और बंटी बच्ची को घर ले जाते हैं और बच्ची को अच्छे अच्छे खिलौने लाकर देते हैं और बहुत अच्छा खाना भी खिलाते हैं। बच्ची भी अब धीरे धीरे बड़ी होने लगती है। एक दिन टुनटुनी बंटी से बोलती है, अजी अब हमारी बच्ची बड़ी होने लगी है, हमें इसको अच्छे से स्कूल में पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही चतुर है और कितनी सुंदर लगने लगी है। टुनटुनी, चाहता तो मैं भी यही हूँ, इसको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना। लेकिन तुझे तो पता ही है हमारी इतनी कमाई नहीं होती कि अपनी बेटी को अच्छे से स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दें। लेकिन कुछ भी हो, मैं अपनी गुड़िया को उस स्कूल में जरूर पढ़ने भेजूंगा और एक अच्छी चिड़िया बनाऊंगा। बंटी ये सोचकर अपने धोबी घाट की तरफ चलता है तो वो देखता है उसके धोने वाले कपड़ों के बीच में कुछ पैसों की गड्डी पड़ी थी। फिर वो सोचता है, आखिर ये सब कौन कर रहा है? इसका मतलब कोई तो जानता है कि उसकी बच्ची हमारे पास है और वो उसके बदले हमें पैसे देकर चला जाता है। फिर बंटी पैसे उठा लेता है और बच्ची को अच्छे से स्कूल में पढ़ने भेज देता है। एक दिन बंटी टुनटुनी से कहता है, टुनटुनी, पता नहीं जब भी हम पैसों की बातें करते हैं या उसकी जरूरत होती है तो कोई हमारे कपड़ों में पैसे छोड़कर चला जाता है। लेकिन ये सब कर कौन रहा है? हमको उसका पता लगाना पड़ेगा। अजी आप सही बोल रहे हैं, इसके लिए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा।
मैं एक प्लान बताती हूँ। फिर टुनटुनी बंटी को कुछ समझाती है। अगले दिन बंटी कबूतर धोबी घाट पर रोने लगता है। आसपास के पंछी उससे पूछते हैं, अरे क्या हुआ बंटी, रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं भाई, मेरी बेटी ने आज कुछ खिलौनों की मांग करी है और मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी का दिल दुखे, इसलिए मैं उसे खिलौने दिलाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं बंटी, तो तेरे पास थोड़ा बहुत पैसा है, उसी से अपनी बेटी को खिलौने दिला दे। वो छोटी है, ऐसे ही खुश हो जाएगी। इतना कहकर सब पंछी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रात होने पर टुनटुनी और बंटी देखते हैं एक पक्षी उनके कपड़ों के पास कुछ रखकर जा रहा है। टुनटुनी और बंटी उसे पकड़ लेते हैं। अरे भाई भाई, अरे तुम कौन हो और क्यों हमें हमेशा ऐसे ही पैसे देकर चले जाते हो? अगर तुमको बच्चा पालना ही था तो तुम खुद क्यों नहीं पाल लेते? ये सुनकर कालू कौवा रोने लगता है और रोते रोते बोलता है, मैं और मेरी पत्नी बहुत अच्छे से रहते थे। मैं उसको बहुत प्यार करता था, लेकिन ये बात मेरे घर वालों को अच्छी नहीं लगती थी, तो उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। जैसे ही मेरी बेटी का जन्म हुआ तो उसकी माँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई। कुछ दिन तो मैंने अपनी बच्ची की परवरिश की, लेकिन ये मुझसे नहीं हो पा रहा था। ये आपकी बच्ची है, फिर आपने अपनी बच्ची को हमें क्यों दिया? मैंने एक दिन यहाँ टुनटुनी बच्ची के लिए तड़पते हुए रोते हुए देखा। फिर मैंने सोचा कि आपको संतान की जरूरत है, इसलिए चुपके से बच्ची को यहाँ छोड़ गया। और जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मैं जरूरत पड़ने पर पैसे देकर जाता हूँ, जिससे मेरी बच्ची की परवरिश में कोई कमी ना आए। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर बोलता हूँ कि मेरी बच्ची को कभी भी ये मत बताना कि मैं उसका पिता हूँ, वरना वो मुझसे नफरत करने लगेगी। ठीक है भाई साहब, पर मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, आपने एक बांझ की सोनी गोद को भर दिया है, तो इस पर जितना हक हमारा है उतना आपका भी है, और आप कभी भी इससे मिलने आ सकते हैं। फिर कालू कौवा और बंटी इस बात से सहमत हो जाते हैं और अगले दिन बच्ची के पिता को अपने घर पर दावत के लिए बुलाते हैं। और फिर ऐसे ही टुनटुनी, बंटी और उनकी बच्ची और साथ ही साथ बच्ची का पिता सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। सुंदरवन जंगल में कालू नाम का एक कौवा रहता था। उसकी छोटी सी पान की दुकान थी। जंगल के सब पक्षी उसके हाथ के बने पान खाते थे। अरे भाई जरा एक पान लगाना, जब तक तुम्हारा पान न खा लूं दिल नहीं भरता है मेरा। हाँ सोनू कबूतर, अभी लगा कर देता हूँ। कालू कौवे की दुकान पर चिड़िया भी उसके हाथ के बने पान खाने के लिए आती थी। अरे कालू भैया, जरा एक पान लगाना, जब तक मैं तुम्हारे हाथ के बने पान न खा लूं मेरा दिन शुरू ही नहीं होता है। हाँ टुनटुनी बहन, मैं जानता हूँ, अभी आपका स्पेशल पान देता हूँ। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा रात में अपनी पान की दुकान बंद करके घर जा रहा होता है। तभी उसे आवाजें सुनाई देती हैं। कालू कौवे इधर आओ मेरे पास। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ पर आती है। कहाँ भागेगा तू कालू कौवे, तुझे मैं जान से मार दूंगी। तू जानता है 10 पक्षियों को मार के उसका खून 50 पक्षियों को पिलाऊंगी, और पूर्णिमा की रात को मैं बहुत शक्तिशाली बन जाऊंगी। ये कहकर वो कालू कौवे को मार देती है। 3 दिन तक कालू कौवे की पान की दुकान नहीं खुलती है। ये देखकर सोनू कबूतर चीकू चिड़ा से कहता है, अरे भाई कालू कौवे को क्या हो गया है? 3 दिन हो गए उसने अपनी दुकान खोली ही नहीं। हाँ भाई, मुझे लगता है उसे कुछ जरूरी काम होगा। अगले दिन चीकू चिड़ा पान की दुकान पर आता है। उस दुकान पर एक सुंदर सी चिड़िया खड़ी होती है। तुम कौन हो? ये पान की दुकान तो कालू कौवे की है। जी मैं कालू कौवे की पत्नी हूँ। अच्छा, तुम्हें पान बनाना आता है या नहीं? हमें तो कालू कौवे के पान बहुत पसंद है। हाँ भैया, एक बार आप मेरा पान खाकर तो देखिए, आप कालू कौवे के पान भी भूल जाएंगे। अब टूनी चिड़िया पान में कत्थे की जगह खून लगाकर उन्हें खाने के लिए देती है। रोजाना टूनी चिड़िया सब पक्षियों को अपने हाथ के बने पान खिलाती थी। ये बात आग की तरह जंगल में फैल जाती है। अब पूर्णिमा की रात आ जाती है। आज पूर्णिमा की रात है, मुझे आज अपना शिकार चाहिए, तभी मैं शक्तिशाली हो पाऊंगी। इस जंगल पर सिर्फ मेरा ही राज होगा, कितना मजा आएगा।
तभी उसे वहाँ पर एक चिड़िया आती हुई दिखाई देती है। चलो आ गई मेरी शिकार टुनटुनी। वो पेड़ के पीछे छुप जाती है और पीछे से टुनटुनी चिड़िया को पकड़ लेती है। कौन हो तुम? मुझे छोड़ो। क्यों पकड़ा है मुझे? सामने आओ। जाने दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? छोड़ दो मुझे। ऐसे कैसे छोड़ दो तुझे? मैं तुझे मार कर शक्तिशाली बन जाऊंगी और इस जंगल पर सिर्फ मेरा राज होगा। मैं ताकतवर चुड़ैल चिड़िया बन जाऊंगी। तभी सोनू कबूतर और पक्षियों के साथ मशाल लेकर जादूगरनी को वहाँ ले आता है। ये क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे तुझ पर शक हो गया था, क्योंकि कालू कौवे की तो शादी हुई ही नहीं, तो तू उसकी बीवी कैसे हो सकती है? इस बात को दूर करो, मुझे दर्द हो रहा है। हटो यहाँ से, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया की आत्मा कालू कौवे की पान की दुकान में जाकर छुप जाती है। तभी जादूगरनी बोलती है, चलो जल्दी से इसे पकड़ो, वरना आज रात वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाएगी और उसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। अब वो सब टूनी चिड़िया के पास जाते हैं। वो पान की दुकान पर छुपी होती है। जादूगरनी उस दुकान पर ताला लगाकर गुलाब जल और मंत्रों से उसे उसी में बंद कर देती है। अब उस दुकान के पास कोई भी नहीं जाता था। कोई अनजान पक्षी अगर उस दुकान के सामने से गुजरता था, उसे उस टूनी चिड़िया की आत्मा की आवाज सुनाई देती थी। पान कौन कौन खाएगा? जल्दी बताओ। सुंदरवन जंगल में टूनी अपनी सौतेली माँ सुंदरी कौवी के साथ रहती थी। टूनी की माँ की मौत टूनी को जन्म देते समय हो गई थी। तब टूनी के पिता ने उसकी देखभाल करने के लिए सुंदरी कौवी से दूसरी शादी कर ली थी। एक दिन, सुंदरी, मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम टूनी की देखभाल करना। ये भी कोई कहने की बात है जी? मैंने आज तक आपको कोई शिकायत का मौका दिया है जो अब दूंगी? आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं टूनी की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगी। उस समय तक टूनी 2 साल की हो चुकी थी। टूनी के पिता के काम पर जाने के बाद सुंदरी फोन करके अपने आशिक को बुलाती है। कड़कनाथ, बहुत अच्छा मौका मिला है। टुन्नू काम पर जंगल चला गया है, अब वो 2-3 दिन बाद ही लौटेगा। तुम किसी तरह इस लड़की को ठिकाने लगा दो। देखो, तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन लड़की को घर में ठिकाने लगाएंगे तो पड़ोस वाले जान जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, इस लड़की को जंगल में ले जाके ठिकाने लगा दो। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और अपना काम भी हो जाएगा। थोड़े दिन बाद इसके बाप से घोंसला अपने नाम करा लूंगी, तब उसे भी ठिकाने लगा देंगे। उन दोनों की सब बातें टूनी सुन लेती है। तुम बहुत ही गंदी माँ हो। मैं पापा को सारी बातें बताऊंगी। तुम इन अंकल से मिलकर मुझे और मेरे पापा को मारना चाहती हो। कड़कनाथ, जल्दी करो, इस लड़की ने हम लोगों की बातों को सुन लिया है। अब ये और खतरनाक हो गई है, इसे जल्दी ठिकाने लगाओ। टूनी वहाँ से भागने लगती है। तब कड़कनाथ तेजी से उड़कर उसे पकड़ लेता है। वो टूनी को घने जंगल में मारने के लिए ले जाता है। जैसे ही कड़कनाथ टूनी को मारने के लिए हथियार उठाता है, कड़कनाथ, इस लड़की को मारकर अपने हाथ गंदे मत करो, इसे इसी जंगल में छोड़ देते हैं, कोई जंगली जानवर खा जाएगा। वो दोनों टूनी को जंगल में छोड़कर घर चले जाते हैं। पापा देखो, माँ ने मुझे जंगल में छोड़ दिया। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मुझे जल्दी घर ले चलो। तभी वहाँ एक बूढ़ा बाज आता है। वो जब टूनी को रोते हुए देखता है तो उससे पूछता है, बेटा, इस घने जंगल में तुम क्या कर रही हो? किसने तुम्हें यहाँ छोड़ दिया? दादाजी, मुझे यहाँ मेरी सौतेली माँ ने मरने को छोड़ दिया। लेकिन आप कौन है दादाजी? बेटा, मैं भी तुम्हारी तरह दुखियारा हूँ। मुझे भी मेरे बेटे ने जंगल में छोड़ दिया। दादाजी, यहाँ बहुत सारे जानवर हैं, मुझे डर लग रहा है। बेटा, तुम डरो मत, हम लोग एक घर बनाएंगे और उसी में रहेंगे। लेकिन दादाजी, हम लोग घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो लकड़ी है ही नहीं। अरे पगली, हम लोग बांस का घर बनाएंगे। चल बेटा, रात होने से पहले हम लोग घर बनाने के लिए बांस काट कर ले आए। दोनों बांस काट कर इकट्ठा करते हैं। फिर वो बूढ़ा बाज उससे बांस का घर बनाने लगता है। दादाजी, मैं भी आपके साथ बांस का घर बनाने में आपकी मदद करूं?
हाँ बेटा, तू भी घर बनाने में मेरी मदद कर। दोनों रात होने से पहले एक बांस का सुंदर सा घर बनाकर तैयार कर लेते हैं और खुशी खुशी उस बांस के घर में रहने लगते हैं। ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं। जब टुन्नू घर वापस आता है तो अपनी बेटी को खोजता है। अजी वो तो आपके जाने के बाद से ही पड़ोसी के साथ भाग गई। मैंने तो आपसे कहा था ना, इसके बहुत पर निकल आए हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। टुन्नू को सुंदरी की बातों पर विश्वास नहीं था और वो जंगल की ओर अपनी बेटी को ढूंढने निकल जाता है। क्या टुन्नू अपनी बेटी को खोज पाएगा? ये सुंदरी टुन्नू को मारने में कामयाब हो जाएगी? अगले भाग का इंतजार करें।